दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण के महत्वपूर्ण रामसर कन्वेंशन पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां चारों ओर पानी है, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है और रंग बिरंगे परिंदे प्रवास कर रहे हैं। यह नज़ारा किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक आर्द्रभूमि का दृश्य है। आर्द्रभूमियां न केवल हजारों जीव जंतुओं का घर हैं, बल्कि वे जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु संतुलन में भी अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अनमोल प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए एक वैश्विक संधि भी है। इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। यह संधि न केवल आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर बल देती है, बल्कि उनके समझदारी भरे उपयोग की रूपरेखा भी तय करती है। आइए आज के इस ऑडियो आर्टिकल में रामसर संधि के महत्व, उद्देश्यों और भारत में इसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो जल भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया और 1975 में लागू किया गया। यह संधि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल भूमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करती है। वर्तमान में इसके लगभग 171 अनुबंधकारी देश हैं और 2400 से अधिक आर्द्रभूमियां रामसर सूची में शामिल की जा चुकी हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों को जैव विविधता संरक्षण, जल संसाधनों के प्रबंधन और सतत विकास के लिए उपयोगी बनाना है। चलिए अब जानते हैं आर्द्रभूमियां क्या होती हैं और वे कितने प्रकार की हैं। रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्रभूमियां वे क्षेत्र होती हैं जहां जल पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। इनमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के क्षेत्र शामिल होते हैं, जो न केवल वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जल चक्र को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। आर्द्रभूमियों को उनके प्रकार और विशेषताओं के आधार पर 5 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। समुद्री आर्द्रभूमियां तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे लैगून और मूंगे की चट्टानें, जो समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं। नदीय आर्द्रभूमियां वे जल क्षेत्र हैं जो नदियों और उनके किनारों से जुड़े होते हैं और जल प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। झील आधारित आर्द्रभूमियां झीलों से जुड़े दलदली क्षेत्र होते हैं जो जल संग्रहण और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। पलस्टाइन आर्द्रभूमियां वे दलदली क्षेत्र होते हैं जैसे स्वैम्प और बोग, जो वनस्पतियों और जलीय जीवों के लिए एक उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं। वहीं मानव निर्मित आर्द्रभूमियां कृत्रिम रूप से निर्मित जल क्षेत्र होते हैं, जिनमें जलाशय, सिंचाई क्षेत्र, चावल के खेत और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र शामिल होते हैं, जो जल संसाधनों के प्रबंधन में सहायक होते हैं। इन विभिन्न प्रकार की आर्द्रभूमियां पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनके संरक्षण के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है। चलिए अब जानते हैं कि आर्द्रभूमियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसका महत्व क्या है। आर्द्रभूमियां पर्यावरणीय, जैविक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फेफड़ों की तरह काम करती हैं। इनमें जल शुद्ध करने की प्राकृतिक क्षमता होती है, जिससे यह भूजल को साफ करने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त आर्द्रभूमियां बाढ़ नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये अतिरिक्त जल को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। यह प्रवासी पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों और अन्य जलचर प्रजातियों के लिए भी प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं। जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो आर्द्रभूमियां पृथ्वी के कुछ सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं। इसके अलावा यह स्थानीय समुदायों को मत्स्य पालन, कृषि, पर्यटन और जल संसाधन के रूप में आर्थिक लाभ भी प्रदान करती हैं।
आइए अब जानते हैं रामसर कन्वेंशन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। रामसर कन्वेंशन के तहत सदस्य देशों को कुछ मुख्य दायित्वों का पालन करना अनिवार्य होता है ताकि जलभूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश को कम से कम एक महत्वपूर्ण जलभूमि को रामसर सूची में शामिल करना आवश्यक होता है, जिससे इन पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा जलभूमियों का समझदारी भरा उपयोग सुनिश्चित करना इस संधि का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिससे इन प्राकृतिक संसाधनों का सतत और संतुलित उपयोग किया जा सके। बता दें कि संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सदस्य देशों को विशेष आरक्षित क्षेत्र बनाने और संरक्षण विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की दिशा में भी कार्य करना होता है, ताकि जलभूमियों के प्रबंधन और उनके दीर्घकालिक संरक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा सके। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इस संधि का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके तहत सीमा पार स्थित जल संसाधनों और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए विभिन्न देशों के बीच समन्वय और साझेदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार रामसर कन्वेंशन जलभूमियों के सतत विकास और उनके संरक्षण की दिशा में एक ठोस वैश्विक प्रयास को दर्शाता है। चलिए अब जानते हैं भारत की रामसर साइट्स के बारे में। भारत सरकार ने हाल ही में 4 नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया है, जिनमें तमिलनाडु के सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेर थंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम की खेचो ओपालरी आर्द्रभूमि और झारखंड की उधवा झील शामिल हैं। इसके साथ ही देश में अब कुल 89 रामसर स्थल हो गए हैं, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। भारत के बाद चीन 82 स्थल का स्थान है, जबकि वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड किंगडम 175 स्थल और मैक्सिको 142 स्थल के बाद भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत में तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 रामसर स्थल हैं, जबकि सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन और सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका झील है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन की पुष्टि की थी और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील ओडिशा देश के पहले रामसर स्थल बने थे। गौरतलब है कि इस वर्ष पहली बार झारखंड और सिक्किम के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे इन राज्यों की जैव विविधता और पारिस्थितिकी महत्व को वैश्विक मान्यता मिली है। इसके अतिरिक्त उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है, जो भारत के जल संसाधन प्रबंधन और आर्द्रभूमि संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब जानते हैं आर्द्रभूमि से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आर्द्रभूमियां आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। बढ़ती शहरीकरण और भूमि अतिक्रमण के कारण जलभूमियों का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है, जिससे इनका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। औद्योगिकीकरण और कृषि गतिविधियों में वृद्धि के कारण जलभूमियों में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जहां औद्योगिक कचरा, कीटनाशकों और घरेलू गंदे जल के प्रवाह से जल गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी आर्द्रभूमियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि तापमान में वृद्धि और अनियमित वर्षा के कारण कई जलभूमियां सूख रही हैं, जिससे वहां पाई जाने वाली जैव विविधता प्रभावित हो रही है। अत्यधिक दोहन और अवैध शिकार भी आर्द्रभूमियों की स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं, जहां मत्स्य पालन, वनों की कटाई और शिकार के अनियंत्रित रूपों के कारण इनका पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त नीति और संरक्षण की कमी भी जलभूमियों की रक्षा में एक बड़ी बाधा बनी हुई है, क्योंकि सरकारों द्वारा प्रभावी नियमों और निगरानी की कमी के कारण इनका संरक्षण प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है। इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए कठोर नीतियों, समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है, ताकि आर्द्रभूमियों को संरक्षित किया जा सके। अब जानते हैं भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और नियम लागू किए गए हैं। रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1981 को भारत में लागू हुआ और देश की कुल भौगोलिक सीमा का लगभग 4.63% क्षेत्र आर्द्रभूमियों के रूप में संरक्षित है। सरकार ने आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 को लागू किया, जिसके तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2020 में दिशा निर्देश जारी किए। इन नियमों के तहत रामसर सूची में नामित आर्द्रभूमियां और केंद्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित जलभूमियां विनियमित की गई हैं,
हालांकि कुछ आर्द्रभूमियों को इस विनियमन से बाहर रखा गया है, जिनमें नदी, चैनल, धान के खेत, विशेष रूप से पेयजल, जल कृषि, नमक उत्पादन, मनोरंजन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए निर्मित मानव निर्मित जल निकाय शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 के अंतर्गत आने वाली आर्द्रभूमियां भी इस नियम के दायरे से बाहर रखी गई हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य आर्द्रभूमियों का सतत संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और जलवायु संतुलन बनाए रखना है, जिससे इन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। बता दें कि भारत में लोकतक झील, मणिपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक विशेष सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनकी पारिस्थितिकी में तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है। यह रामसर सूची का एक भाग है और उन स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह रिकॉर्ड संकटग्रस्त आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। निष्कर्ष: आर्द्रभूमियां पृथ्वी के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, लेकिन वे लगातार खतरे में है। रामसर कन्वेंशन ने इनकी सुरक्षा के लिए एक प्रभावी ढांचा तैयार किया है, लेकिन हमें भी व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर इनके संरक्षण के लिए कार्य करना होगा। 2 फरवरी को विश्व जल भूमि दिवस मनाया जाता है, जिससे जल भूमियों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। जल भूमियों का संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे जल स्रोतों की रक्षा करे और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में योगदान दे। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमियों के नाम लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।